चलिए, रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म, ये प्रिज्म में बेसिकली हमको दो चीज पढ़ना होता है। पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वो है डेविएशन एंगल कैलकुलेट करेंगे। डेविएशन एंगल यानी कि विचलन कोण, हिंदी में क्या कहते हैं, विचलन कोण। और दूसरा जो टॉपिक आएगा प्रिज्म रिलेटेड, उसका नाम देंगे हम लोग प्रिज्म फार्मूला। ये दोनों टर्म टू के लिहाज से ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? तो टॉपिक और बढ़ते हैं और लिखते हैं कैलकुलेट द एंगल ऑफ डेविएशन। कैलकुलेट द एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन, विचलन कोण ज्ञात करेंगे। विचलन कोण अपने 9th या 10th में आप रहे होंगे तो शायद आप लोगों को पता है विचलन कोण किसको कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर हो गया? चलिए, ये आपका प्रिज्म है, ध्यान से समझा देंगे आपको, समझिएगा। ये वाला जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये एंगल, ये हमारा कहलाता है प्रिज्म एंगल। क्या कहलाता है ये एंगल? प्रिज्म एंगल। प्रिज्म का प्रिज्म जो डिपेंड करता है ये इस एंगल पे डिपेंड करता है। समझ में आ गया? प्रिज्म, इसलिए इस एंगल को क्या कहते हैं हम लोग? प्रिज्म एंगल कहा जाता है। समझ में आया? इसका नाम दे देते हैं हम लोग, इसको क्या देते हैं, ए, इसको बी, और इसको क्या नाम दे देते हैं, सी। ये वाला एंगल क्या कहलाता है? प्रिज्म एंगल, या एंगल ऑफ प्रिज्म भी बोल सकते हैं आप लोग। चलिए, हो गया सबका? इस डायरेक्शन से इंसिडेंट रे हमारा प्रिज्म में क्या होता है, फूल होता है। आपको पता है कि जब रे ऑफ लाइट वन मीडियम से अनदर मीडियम में क्या करता है, इंटर करता है, तो उसका पाथ क्या होती है, बेंड होती है। तो ये हमारा रेयर मीडियम हो गया, ये डेंसर मीडियम। जब इसमें हमारा इंटर करेगा तो इसका पाथ क्या होगा, बेंड होगा। ये पाथ यहाँ पे क्या हो गया, इस तरह से बेंड हो गया। अब ये क्या है, फिर से बोलिए, डेंसर मीडियम, और इधर का फिर से क्या है, रेयर मीडियम। अब डेंसर से फिर रेयर में आएगा तो उसका पाथ और क्या होगा, बेंड होगा। होगा या नहीं होगा? चलिए, इसका पाथ और थोड़ा सा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेंड हो जाएगा। ये इस तरह से बेंड हो गया। बन गया? चलिए, इमेजिनरी ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं कि ये जिस डायरेक्शन से हमारा लाइट इंसिडेंट हुआ है, किसमें, प्रिज्म में, इस फेस पे, अगर इसी लाइन को क्या करें हम, स्ट्रेट लाइन में आगे की ओर बढ़ा दें, तो ये रे ऑफ लाइट हमारा कुछ इस तरह से इधर पास हो जाता। होगा या नहीं होगा? समझ में आया? अगर इसको भी आप बैक ट्रेस कर दें, ये जो इंसिडेंट इमर्ज लाइट जो आया हुआ है, उस लाइट को क्या कर दें, इमर्ज कर दें, तो ये भी हमारा इधर क्या हो जाएगा, बैक ट्रेस हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? अब इसमें कंडीशन समझिए कि ये जो आपका जहां पे हमारा लाइट बेंड हुआ है, उसी के पैरेलल ये जो लाइट है ना, देख रहे हैं आप, इसी के पैरेलल पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये पैरेलल है, क्लियर हो गया? यहां से इसके पैरेलल, ये वाला देख रहे हैं ना, इसके पैरेलल यहां से काटते हुए, तब ये दोनों पॉइंट हमारा यहां पे मिल जाता है। क्या बात समझ में आया? नाम दे देते हैं, इसका नाम क्या दे देते हैं, के नाम दे दीजिए, एल दे दीजिए, एम दे दीजिए, क्यू दे दीजिए, जो मर्जी है दे दीजिए। के, इस जगह का नाम हम क्या दे देते हैं, एल, यहां पे नाम क्या देते हैं, एम, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं क्यू, इस पॉइंट का नाम देख रहे हैं, इस पॉइंट का नाम पी, और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ओ। चलिए, ये इसको हम लोग नॉर्मल मान सकते हैं। ये दोनों क्या है हमारा, नॉर्मल। नॉर्मल है तो इसको हम फर्स्ट नॉर्मल मान लेते हैं, इसको सेकंड नॉर्मल मान लेते हैं।
समझिएगा, ये जो एंगल आपको दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दिया, ये एंगल कौन सा एंगल कहलाएगा? एंगल आई, यानी कि इंसिडेंट एंगल कहलाएगा। अगर ये इंसिडेंट एंगल हुआ तो ये वाला एंगल, ध्यान से देखिएगा, ये एंगल क्या कहलाएगा? आर। रिफ्रैक्टिव एंगल कहलाएगा, कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? अब ध्यान से समझिए, अगर ये आई है और क्या है ये आर है, तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? आई माइनस आर होगा। होगा या नहीं होगा? क्योंकि ये दोनों एंगल कितना है? आई के बराबर ही तो है, तो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा? आई माइनस आर हो जाएगा। ये एंगल कितना हो गया? आई माइनस आर हो जाएगा। चलिए, क्लियर? अब दूसरी चीज ध्यान से देखिएगा, इधर ये एंगल आपको फिर से दिखाई दे रहा होगा, जहां पे हमने क्या लिखा है? एम लिखा है, देख रहे हैं? ये एंगल, चलिए एम को हम थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है? ये एंगल क्या कहलाएगा? R2 कहलाएगा या I2 कहलाएगा? I2 कहलाएगा। क्या कहलाएगा? I2। अगर ये I2 हुआ ये वाला क्या कहलाएगा? R2। क्लियर? तो ये एंगल, ये बचा हुआ एंगल आपको दिखाई दे रहा है फिर से? ये एंगल कितना हो जाएगा बोलिए तो? I2 माइनस R2। क्लियर? बन गया? अब ध्यान से देखिए, एक और एंगल आपको कैलकुलेट करना है, वो एंगल है, ये एंगल आपको दिखाई देता है, ये वाला एंगल, देख रहे हैं? ये एंगल, यही एंगल क्या कहलाता है? एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाला एंगल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा से। और यही हमारा क्या कहलाता है? एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है। डेविएशन, यही हमको कैलकुलेट करना है। इन ट्राइंगल PLM, आपको दिखाई दिया? दिखाई दिया आपको ट्राइंगल्स? ये है PLM, ये पॉइंट का नाम है L, ये पॉइंट का नाम है M, ये पॉइंट का नाम है P, इस पॉइंट का नाम है O। तो हम कौन सा ट्राइंगल की बात कर रहे हैं? PLM। अब यहां पे देखिए कि अगर ये हमारा क्या है? ट्राइंगल्स है, तो इस ट्राइंगल का एक्सटर्नल एंगल कौन है? बोलिए, आई है। ये ट्राइंगल्स PLM का एक्सटर्नल एंगल डेल्टा है, नहीं है? है। क्या समझ पाई बात? तो हम लिख सकते हैं डेल्टा इज द एक्सटर्नल एंगल, है या नहीं है इस ट्राइंगल पे? कौन सा ट्राइंगल का बात की हम लोग? PLM। ये ट्राइंगल्स, हम एक बार इसको ओवरराइट कर दे रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये ट्राइंगल्स, इसका एक्सटर्नल एंगल क्या है? डेल्टा। और एक्सटर्नल एंगल इंटरनल दोनों एंगल के बराबर होता है। अब जानते हैं ना ये चीज को? नहीं पता? पता है। चलिए, यहां पे हम इसको क्या मान लिए हैं? I2, और इसको क्या मान लिए हैं? R1। तो इसको 1 मान लीजिए ना, और इसको भी क्या मान लेते हैं? R1 मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? R1, और ये हो जाएगा R1। 1 2 करके माने हैं इसीलिए, ठीक है? तो यहां पे डेल्टा इक्वल टू क्या मिलने वाला है आप लोगों को? बोलिए जल्दी। डेल्टा इक्वल टू, ये हमारा एक्सटर्नल एंगल है, तो इस ट्राइंगल का दो इंटरनल एंगल के बराबर होगा ये? होगा या नहीं होगा? तो इसका दोनों का इंटरनल एंगल क्या क्या है? बोलिए। I1 माइनस R1 प्लस क्या है? I2 माइनस R2, इसके बराबर होगा। और डेल्टा इक्वल टू I1, ध्यान से देखिए, प्लस में है क्या? ये भी किस में है? प्लस में।
इसको भी हम एक जगह लिख देते हैं I2, फिर क्या है माइनस R1 माइनस R2। समझ में आ गया होगा बात? क्लियर हुआ? और डेल्टा इक्वल टू I1 प्लस I2 कॉमन निकाल देते हैं बाहर, किसको? माइनस साइन को। तो क्या मिलेगा आपको? R1 प्लस R2, यही मिलेगा क्या? समझ पाई? यह है हमारा इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट। अगेन इन ट्राइंगल, एक दूसरा ट्राइंगल उठाएंगे, OLM। OLM दिखाई दिया ट्राइंगल्स? OLM देखिए, OLM समझिएगा पॉइंट को बढ़िया से। यहां पे एंगल क्या है? R1, यहां पे एंगल कितना है? R2, ये एंगल क्या है? O, ये एंगल क्या है? O। तो ट्राइंगल्स का तीनों कोण का योग कितना होता है? सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। होता है या नहीं होता है? तो क्या इस ट्राइंगल में आप लिख सकते हैं एंगल O प्लस एंगल R1 प्लस एंगल R2 इक्वल टू 180 डिग्री? क्योंकि ट्राइंगल्स है ना, और ट्राइंगल्स का तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। समझ पाई? ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। हाँ, बढ़िया से समझो, धीरे से समझो, लेकिन परफेक्ट समझो, क्योंकि ये टर्म 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। समझ में आया? इन इक्विलैटरल OMAL दिखाई दिया? हाँ, चतुर्भुज जैसा, जिसका 4 भुजा हो। दिखा दे 4 भुजा? दिख गया। है ना इक्विलैटरल? आपको फिर यहां पे पता होगा कि किसी भी चतुर्भुज का चारों कोण का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। होता है या नहीं होता है? तो इसमें आपको एंगल क्या क्या मिला? ध्यान से देखिए, कौन कौन एंगल मिला? चलिए ध्यान से देखिएगा, एंगल O प्लस एंगल M प्लस एंगल A प्लस एंगल L, ये एंगल L इक्वल टू 360 डिग्री। चलिए, ये एंगल को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है? इसी को हम बना रहे हैं। यही तो है या नहीं है? देखिए, ये हमारा कौन सा पॉइंट था? L, ये क्या है? O, ये M, और ये क्या है? A है या नहीं है? समझ पाई? अब यहां पे ध्यान से देखिए कि ये एंगल यहां पे क्या 90 डिग्री है, ये भी क्या है? 90 डिग्री है या नहीं है? तो उसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से देखिएगा, एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल M के बदले में 90 डिग्री प्लस एंगल L के बदले में 90 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। समझ में आया? तो आपको यहां पे मिलेगा क्या? एंगल O प्लस एंगल A इक्वल टू, ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा? 180। वो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 360 में 180 को घटाएंगे तो डायरेक्टली आपको क्या मिलेगा? 180 डिग्री मिलेगा। क्या बात समझ में आया? ये क्या लंबा कर दें या डायरेक्टली समझ में आ गया? इधर
समझ में आया रे? जी सर। चलिए ये इक्वेशन नंबर हमारा हो गया थर्ड। इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 2 को देखिए। इक्वेशन 2 गौर कीजिएगा मेरा बात को। एंगल O प्लस एंगल R1 प्लस एंगल R2 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल O प्लस एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री। इसका क्या मतलब है कि ये दोनों एंगल, ये तीनों एंगल के बराबर है, क्योंकि ये तीनों एंगल का वैल्यू कितना है 180। ये दोनों एंगल का वैल्यू क्या है 180। तो मतलब क्या समझ में आया कि ये दोनों एंगल के बराबर ये तीनों एंगल है या नहीं है? तब क्या लिखेंगे? ये ऊपर वाला भाग हम थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना? फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड हम कहां से उठाएंगे? दूसरा और तीसरा इक्वेशन से लेंगे। बोलिए क्या है हमारे पास में? एंगल O प्लस एंगल A इक्वल टू किसके बराबर? एंगल O प्लस एंगल R1 प्लस एंगल R2। सही है? एंगल O से एंगल O घट गया, कैंसिल होगा ना? तब क्या मिला आपको? एंगल A इक्वल टू एंगल R1 प्लस एंगल R2। यानी कि सीधे बोलिए यहां पे A इक्वल टू क्या मिला? R1 प्लस R2 मिला, है ना? ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। Putting this value in equation फर्स्ट। इक्वेशन पहला में ये वैल्यू हम रखेंगे। ये था हमारा इक्वेशन फर्स्ट, है या नहीं है? तो इक्वेशन फर्स्ट है तो क्या होगा? डेल्टा इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस क्या लिखा हुआ है? R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 इसके जगह में क्या लिख सकते हैं? A लिख सकते हैं। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? एक बार इसको आप क्या करें? हाईलाइट कर दें, क्योंकि एक तरह से हमारा क्या निकला? एंगल ऑफ डेविएशन निकल गया। यही तो हमको क्या करना था? कैलकुलेट करना था। ध्यान से देखिए क्या है ये? एंगल ऑफ डेविएशन है। और इसको साथ में दे देंगे इक्वेशन नंबर 5। अगर आपको 3 नंबर के लिए पूछता है कैलकुलेट द एंगल ऑफ डेविएशन, तो आप यहीं तक क्या करेंगे? बना के छोड़ देंगे। आप यहीं तक क्या करेंगे? बना के छोड़ देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन बोला कि थीन प्रिज्म, क्या बोलता है? थीन प्रिज्म के लिए, तो फिर आपको आगे और बनाना होगा। समझ में आ गया? तो चलिए हम लोग बनाते हैं यहाँ पे 4 थीन प्रिज्म। थीन प्रिज्म। Now, according to Snell's law, स्नेल्स के नियम के अनुसार आप जानते होंगे स्नेल्स का नियम, म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। ये स्नेल्स का नियम है। अगर हमारा प्रिज्म ही क्या है? थीन है, तो उसका बनने वाला एंगल क्या होगा? स्मॉल होगा। समझ में आ रहा है ना? अगर प्रिज्म ही क्या है? थीन है, तो उसका बनने वाला एंगल क्या होगा? स्मॉल होगा। तो यहां पे लिखते हैं हम 4 थीन प्रिज्म एंगल आर स्मॉल होगा ना? अगर प्रिज्म हमारा क्या है? थीन है, तो एंगल उसका क्या होगा? छोटा होगा।
समझ में आया? और एंगल छोटा है तो आपको पता है कि साइन आई इक्वल टू क्या होगा? आई। साइन आर इक्वल टू क्या होता है? आर। यही तो हमने सीख के आए हैं आज तक, एंगल छोटा होता है तो। याद आ रहा है कुछ? तब इस केस में आपको म्यू इक्वल टू क्या मिलेगा? आई बाई आर मिल जाएगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। क्लियर हो गया? अब इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है। 1 और आई को आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको क्या मिलेगा? आई इक्वल टू म्यू आर मिलेगा। इस तरह से हमको एक फॉर्मूला यहां पे निकल के आती है सामने, है या नहीं है? चलिए सिमिलरली देखिए, अगर आई इक्वल टू म्यू आर हुआ तो क्या आप यहां पे आई की जगह में i1 लिख सकते हैं? और i1 की जगह में क्या होगा हमारा? म्यू r1 होगा। होगा या नहीं होगा? उसी तरह से आप i की जगह में क्या लिख सकते हैं? i2। i2 की जगह में क्या होगा? म्यू r2 होगा। सिमिलरली है ना? क्लियर हो गया? वी नो दैट डेल्टा इक्वल टू क्या जाने हैं? I1 प्लस I2। I1 प्लस I2 माइनस A, है या नहीं है? Putting the value of I1 and I2, putting the value of I1 and I2 in above equation, in above equation। चलिए, और डेल्टा इक्वल टू क्या है? ये I1, ये भी आपका क्या है? I1। I1 की जगह में क्या लिख सकते हैं आप? म्यू R1 प्लस I2 की जगह में क्या लिख सकते हैं? म्यू R2। क्लियर हो गया? माइनस है, हाँ, माइनस ए, माइनस ए। क्लियर हो गया? डाउट है कहीं पे? आगे चलिए थोड़ा सा यहां पे देखें। और डेल्टा इक्वल टू, यहां भी म्यू दिखाई दे रहा है, ये क्या यहां पे म्यू दिखाई दे रहा है? क्या कॉमन बाहर निकल सकता है? म्यू बाहर आकर निकाल देते हैं आप, तो आपको क्या मिलता है? R1 प्लस R2 माइनस A मिलता है। समझ पाई? और डेल्टा इक्वल टू क्या है? म्यू। R1 प्लस R2 के बदली में हमने क्या निकाला था? A निकाले हैं क्या? R1 प्लस R2 के बदली में आप क्या जानते हैं? A जानते हैं। यहां पे लिख भी देते हैं हम लोग ताकि दिक्कत ना हो। R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या होता है? A होता है। हमने निकाल चुका है, इसको निकाले हैं क्या? तब डेल्टा इक्वल टू म्यू है, फिर R1 प्लस R2 की जगह में क्या लिखें? A, फिर क्या है हमारे पास में? माइनस A। चलिए, हो गया? अब दोनों में क्या है? A है या नहीं है? तो क्या अब यहां से फिर से A बाहर कॉमन निकाल सकते हैं? डेल्टा इक्वल टू दोनों से A क्या निकला? कॉमन निकला। तो क्या मिला आपको? म्यू माइनस 1। ये थिन एंगल का एंगल ऑफ, थिन प्रिज्म का एंगल ऑफ डेविएशन। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट हमारा एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रिज्म फार्मूला। क्या नाम है? प्रिज्म फार्मूला। इसमें क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाता है। समझ में आया? इसमें क्वेश्चन
दो तरह से पूछा जाता है, हम लिख भी देते हैं, लिख लीजिएगा आप लोग भी। प्रूव दैट डेल्टा इक्वल टू साइन डेल एम प्लस ए बाई 2 बाई साइन ए बाई 2। सीधे क्वेश्चन में लिखा रहेगा। एक तो प्रिज्म फार्मूला लिखा रहेगा या क्या लिखा रहेगा, प्रूव दैट डेल्टा इक्वल टू साइन डेल एम प्लस ए बाई 2 बाई साइन ए बाई 2। ये प्रूव करना है आपको, ये लिखा हुआ रहेगा आपको। क्लियर हो गया? चलिए अब यहां पे समझेंगे, इस फार्मूला को पाने के लिए प्रिज्म को इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है। मेरे बात को ध्यान से सुनना। इस फार्मूला को पाने के लिए प्रिज्म को इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि उसका जो रिफ्लेक्टेड रे है, क्या रिफ्लेक्टेड रे है, वो प्रिज्म के बेस के पैरेलल होता है। प्रिज्म के बेस के पैरेलल। क्या मेरा बात समझ में आई? कुछ एक लाइन हम यहां पे लिखेंगे। प्रिज्म आर डिजाइन in such a way that deviation should be minimum। क्या बात समझ में आया? कि प्रिज्म को इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है, और कम से कम कब पॉसिबल है, जब हमारा रिफ्लेक्टेड रे प्रिज्म के बेस के पैरेलल हो जाए। क्लियर हो रही बात? इस केस में क्या मिलेगा आपको, I इक्वल टू R मिलेगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। समझ में आ गया? तो यहां पे फिगर बना देते हैं हम, ठीक है? चलिए सेम फिगर है, आप वही फिगर को बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये प्रिज्म का क्या हो गया, बेस हो गया, हुआ या नहीं हुआ? लेकिन जो इंसिडेंट रे होगा, देख रहे हैं आप, ये क्या था हमारा इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे जब रिफ्लेक्ट करेगी किसमें, प्रिज्म से, तो ये देख रहे हैं प्रिज्म का बेस इसका पैरेलल होगा। क्या होगा, इसका पैरेलल। पिछले वाला में ये थोड़ा सा क्या हुआ था, झुका हुआ था। समझ में आई बात? और ये फिर से क्या हो जाएगी, इधर इमर्ज हो जाएगी। देखिए आ गया समझ में? समझ पाई क्या? उसी तरह से इसको आप आगे की ओर क्या करते हैं, ट्रेस कर दीजिए, इसको पीछे की ओर इस तरह से ट्रेस कर दीजिए, इसको इस तरह से यहाँ पे पैरेलल कर दीजिए, और इसको इधर से भी इसका पैरेलल कर दीजिए। वही चीज मिलने वाला है आप लोगों को। नाम लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। इसका नाम क्या था, के, इसका नाम L, इसका नाम M, इसका नाम था Q, इसका नाम था O, इस पॉइंट का नाम था P, इसका A, ये B था, ये C था। बाकी एंगल आप लोग को पता है या नहीं है, या एंगल में लिख दें? ये एंगल हमारा क्या था, I1, ये एंगल क्या था, R1, ये एंगल R2, ये I2, और ये एंगल क्या था हमारे पास, हमारे लिए I1 माइनस R1, और ये वाला एंगल क्या था हमारे लिए, I2 माइनस R2। खैर इसका जरूरत अभी नहीं पड़ने वाला है, लेकिन आप शो कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और यहां ये जो मिला ना, देख रहे हैं आप, ये एंगल ऑफ डेविएशन, ये क्या मिलेगा हमको, डेल एम मिलेगा। एम फॉर मिनिमम, मिनिमम डेविएशन। एम का मतलब क्या हुआ, मिनिमम। बन गया सबका फिगर। चलिए आपको यहाँ हम थोड़ा सा कंडीशन बताते हैं इसका, कि आखिर में ये क्यों होता है। ये बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है ना, हम लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं। चलिए, शो कंडीशन फॉर
ये क्या है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। कैसा, किसके लिए, मिनिमम के लिए। आपने जाना होगा डेल्टा इक्वल टू क्या जानते हैं बोलिए तो, I1 प्लस I2 माइनस ए, I1 प्लस I2 माइनस ए। ये आपको पता है, कभी निकाल चुके हैं, ठीक है। चलिए, अगर आप इसको निकाल चुके हैं तो इसको हम क्या कर देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ देते हैं। मान के चलिए ये a स्क्वायर हुआ प्लस b स्क्वायर हुआ और ये क्या हो गया 2ab हो गया, तो हाँ माइनस 2ab हो गया। या प्लस में ही तोड़ो ना, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर इस केस में अगर आप इसको लिखना चाहें इस तरह से तो क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए तो, रूट I1 का स्क्वायर, रूट I1 का स्क्वायर लिखेंगे तभी तो हमको क्या मिलेगा, I1 मिलेगा। प्लस b का स्क्वायर की जगह में क्या लिख सकते हैं, रूट I2 का स्क्वायर प्लस 2ab, क्या लिखेंगे 2ab, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, 2ab, a की जगह में क्या है I1, फिर क्या है I2, क्लियर हो गया। अब तो ये वाला हमारा फिर लेंथी कर गया, इसलिए जितना हमारे पास ये है उसको हम क्या करते हैं, इसे माइनस कर देते हैं, 2 अंडर रूट I1 और यहां पे क्या कर देते हैं I2। चलिए, जितना यहां पे हमारा क्या हुआ ऐड हुआ उसको हम यहां से क्या कर दिए, माइनस कर दिए। क्लियर हो गया। अब इस केस में ये दोनों क्या हो गया, यहां पे कैंसिल हो गया। अब यहां पे ध्यान से देखिए, डेल्टा इक्वल टू आपको क्या मिला, अब ध्यान से देखिए ये दोनों तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। समझेगी पॉइंट को, ठीक है ना। अगर मान के चलो हम ये प्लस वाला को ना लेते, यहाँ हमारा क्या मिलता, माइनस है तो क्या मिलता माइनस, लेकिन इसको कैंसिल करने के लिए हमने यहाँ पे लिया है। अगर इसको नेग्लेक्ट कर दें तो हमको क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। यानी कि a प्लस बी का नहीं, a माइनस बी का होल स्क्वायर मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो डेल्टा इक्वल टू यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं बोलिए तो हमको, अंडर रूट I1, अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया। इक्वल टू कुछ नहीं मतलब 0 है, और डेल्टा इक्वल टू ये रूट के अंदर पे है, ये दोनों क्या है स्क्वायर में है। जब तोड़ेंगे तो हमको फिर से इस तरह से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो ये हम क्या इसको लिख सकते हैं फिर से, I1 लॉन्ग नहीं बना रहे हैं, डायरेक्टली हमको क्या मिलेगा I1, और ये इसका क्या मिल जाएगा I2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा 0, मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो डेल्टा इक्वल टू फाइनली आपको क्या मिलेगा, I1 इक्वल टू I2, ये माइनस में है ना, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। इस केस में क्या मिलता है, I1 और जो आपका I2 है दोनों क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू सीधे क्या लिखेंगे हम इसको I लिखेंगे। ये कंडीशन यहाँ पे लागू होता है। आपको इसको शो नहीं करना, एग्जाम में आप शो नहीं करेंगे, सिर्फ ये समझने के लिए आपके लिए। क्लियर हो गया। ध्यान से देखिए, इन दिस केस, इस केस में आपका डेल्टा किसके बराबर है, डेल्टा m के बराबर है। यही तो फिगर बनाए, पिछला फिगर में क्या लिखे थे इसको, डेल्टा, अभी क्या लिखे हैं डेल्टा m। तो डेल्टा किसके बराबर में है, डेल्टा m के बराबर में है। I1 इक्वल टू किसके बराबर था, ये I2 इक्वल टू I, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R, है ना। अभी दिखाए थे ना, ये क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे ये और ये क्या हो गया पैरेलल है, हो गया। बिकॉज थोड़ा सा लिखेंगे, बिकॉज रिफ्रैक्टेड रे एंड बेस ऑफ प्रिज्म आर पैरेलल टू ईच अदर। ऐसा पॉसिबल क्यों हुआ, क्योंकि प्रिज्म का जो बेस है और हमारा रिफ्रैक्टेड रे
दोनों क्या है, पैरेलल है। पैरेलल होगा तो ये जितना एंगल उतना ये एंगल होगा, होगा या नहीं होगा, समझ पाया होगा, क्लियर हो गया। we know that A इक्वल टू क्या जानते हैं आप, R1 प्लस R2 ये जानते हैं। तो यहां पे आप ये भी जानते होंगे कि R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R। R1 के लिए भी हम क्या है, R है, R2 के लिए भी क्या है, R है। तो A इक्वल टू क्या मिलेगा, R प्लस R मिलेगा, समझ में आया। क्योंकि इस केस में क्या है हमारा, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R। R1 के लिए भी R है और R2 के लिए भी क्या है, R है। तो A इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 2R मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। और R इक्वल टू क्या मिल जाएगा, A बाई 2 मिलेगा। क्लियर हुआ बात, समझ पाई। We also know that delta इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस A, ये भी आप जानते हैं है या नहीं, जानते हैं। ये डेल्टा किसके बराबर है इस केस में, डेल्टा एम के बराबर है। डेल्टा की जगह में क्या लिखेंगे, I1 के जगह में I प्लस I2 के जगह में I माइनस A। तब डेल्टा एम इक्वल टू क्या मिलेगा, 2I माइनस A। मिलेगा या नहीं मिलेगा। हो गया। और ये 2I प्लस में है या नहीं है। और 2I इक्वल टू बोलिए डेल्टा एम, लेमडा थोड़ी है ये डेल्टा है, डेल्टा एम ये माइनस में है, इधर लेके लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस क्या हो जाएगा A। और I इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा एम प्लस A बाई 2 मिलेगा। क्लियर हो गया, क्या समझ पाई, आया समझ में। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स के नियम के अनुसार क्या जानते हैं आप, म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। हो गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई एंड आर इन एबव इक्वेशन। चलिए ऊपर का इक्वेशन में क्या करते हैं, आई और आर का वैल्यू को पुट करते हैं। तब म्यू इक्वल टू बोलिए क्या लिखा हुआ है, साइन, ये क्या है आई, ये भी क्या है आपका आई। क्या आई की जगह में आप लिख सकते हैं डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 बाई क्या है साइन, क्या लिखा हुआ है आर। क्या आपका आर का वैल्यू यहां पे दिखाई देता है, क्या है ए बाई 2। क्या लिखेंगे ए बाई 2। ये क्या कहलाता है हमारा लेंस, सॉरी ये क्या कहलाता है प्रिज्म फार्मूला, या डायरेक्टली क्या लिखा हुआ रहेगा, प्रूव दैट
डेल्टा इक्वल टू साइन डेल एम प्लस ए बाई 2 बाई साइन ए बाई 2 लिखा हुआ है, सीधे क्वेश्चन में लिखा हुआ है। हो गया। कल और एक इंपॉर्टेंट हम लोग टॉपिक चलेंगे जिसका नाम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये भी इंपॉर्टेंट। चलो ठीक है।